नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के द्वारा जो अपनाए जा रहे नीति है, उसमें दोहरापन देखने को मिल रहा है। एक तरफ जिन कार्यों को करने के ऊपर बाध्यता लगा दी जा रही है, अर्थात आप वो कार्य नहीं कर सकते हैं, तो वहीं दूसरे तरफ उसी कार्य से जुड़ा हुआ अन्य कार्य को करने के लिए अनिवार्यता भी लागू कर दी जा रही है। मतलब एक काम आपको हर हाल में करना ही होगा। ऐसे 2-3 उदाहरण मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। सर्वप्रथम आपने 2-3 दिन पूर्व समाचार पत्रों में पढ़ा होगा और मैंने उस पर वीडियो भी बनाया था, आपने सुना भी होगा, मेरे वीडियो के माध्यम से आपने जानकारी हासिल की होगी कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षक-शिक्षिकाओं के ऊपर मोबाइल इस्तेमाल करने से वर्जित कर दिया गया है उन्हें। अर्थात मोबाइल सरकारी विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाएँ इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और उसमें साफ-साफ यह निर्देश है कि जब सरकारी विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक-शिक्षिकाएँ विद्यालय कैंपस में जाएँगे, तो ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने के उपरांत वो अपना मोबाइल साइलेंट करके या स्विच ऑफ करके ऑफिस में जमा कर देंगे। सरकारी विद्यालयों में सिर्फ प्रधानाध्यापक ही मोबाइल का इस्तेमाल कर पाएंगे। इस प्रकार से आपने खबरें सुनी होगी। अब जो खबरें दूसरी है और इसमें ये जो मोबाइल इस्तेमाल करने से वर्जित किया गया शिक्षक-शिक्षिकाओं को, उससे पूर्व ही इस प्रकार के पत्र जारी किए गए थे कि अब जो है प्रत्येक माह सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक-शिक्षिकाओं को सम्मानित किया जाएगा। अब वो सम्मानित किस आधार पर किया जाएगा? तो शिक्षक-शिक्षिकाएँ खुद ही अपने द्वारा किए गए कार्यों के फोटो, वीडियोज़ इस शिक्षा कोष ऐप जो है, उसमें जो प्रोफाइल है शिक्षकों का, वो उसमें अपलोड करेंगे। यानी कि जो भी शिक्षक-शिक्षिकाओं के द्वारा प्रोग्रेस किया जा रहा है, कोई नए-नए जो गतिविधियाँ हैं शिक्षक-शिक्षिकाओं के द्वारा, छात्र-छात्राओं को पढ़ाने के जो नए तौर-तरीके विकसित किए जा रहे हैं शिक्षक-शिक्षिकाओं द्वारा, तो उनका फोटो या फिर वीडियोज़ उन्हें अपलोड करना है इस शिक्षा कोष ऐप में जो शिक्षक-शिक्षिकाओं के प्रोफाइल है उसमें। और उसका शिक्षा विभाग के द्वारा अवलोकन किया जाएगा, स्क्रूटनी की जाएगी और उस आधार पर जो है प्रत्येक माह शिक्षक-शिक्षिकाओं को सम्मानित किया जाएगा प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर। अब एक तरफ मोबाइल इस्तेमाल करना वर्जित कर दिया गया और दूसरी तरफ शिक्षक-शिक्षिकाओं के द्वारा जो नए गतिविधि किए जा रहे हैं, पढ़ाने के जो नए तौर-तरीके विकसित किए जा रहे हैं, जो प्रोग्रेसिव जो रिपोर्ट है शिक्षक-शिक्षिकाओं का, उसकी फोटो, वीडियोज़ अपलोड करने की भी बात की जा रही है। तो कैसे आखिर यह संभव है? जनवरी माह का जो शिक्षकों का प्रोग्रेसिव रिपोर्ट है, वो अब तक अपलोड किए ही नहीं गए हैं। इसको लेकर के भी पत्र जारी किए गए हैं कि क्यों आखिर ढीलासिली अपनाया जा रहा है शिक्षकों के द्वारा, उनके खुद के द्वारा किए जा रहे जो प्रोग्रेसिव वर्क है, उसका वो क्यों नहीं फोटो, तस्वीरें, वीडियो जो है अपलोड कर रहे हैं अपने टीचर्स प्रोफाइल ई शिक्षा कोष ऐप के ऊपर। दूसरा, मध्याह्न भोजन को लेकर के आपको यह जानना आवश्यक है कि किसी भी कार्य में जितने अधिक लोगों की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, उतना अत्यधिक भ्रष्टाचारी जो है आपको देखने को मिलेंगे लोग। यानी कि जिस कार्य में जितना अत्यधिक जिम्मेवार, उस कार्य में उतना अधिक भ्रष्टाचार। अब तक मध्याह्न भोजन का जो रिपोर्ट होता था, वो प्रधानाध्यापकों को ही स्वयं बनाने होते थे और स्वयं आगे अधोहस्ताक्षरी कार्यालयों में पदाधिकारियों को फॉरवर्ड करने होते थे। लेकिन अभी हाल ही में एससीएस महोदय कई विद्यालयों का उन्होंने औचक निरीक्षण किया और उसमें शिक्षकों से जब उन्होंने जानना चाहा कि मध्याह्न भोजन का शेड्यूल क्या है, सूची क्या है, कितने बच्चे उपस्थित हैं, कितनों को भोजन मिल रहा है, क्या भोजन मिल रहा है, तो इस बाबत जो है कोई भी शिक्षक-शिक्षिकाएँ असमर्थता जता दी है कि वो प्रधानाध्यापक को ही पता है, वो शिक्षकों को कुछ भी नहीं मालूम है। तो अब उसमें सभी को इन्वॉल्व कर दिया गया कि जो रिपोर्ट तैयार होंगे, उस पर सभी शिक्षक-शिक्षिकाओं के हस्ताक्षर अनिवार्य हैं। अब समझिए इस बात को।
सरकारी विद्यालयों की जो अवस्था है, जो हालात है, जो स्थिति, जो परिस्थिति है, वह काफ़ी विचित्र है। क्योंकि प्रधानाध्यापक हों, शिक्षक हों, शिक्षिकाएँ हों, नियोजित हों, विशिष्ट हों, बीपीएससी हों, पुराने वेतनमान वाले हों, सभी सरकारी कर्मी हैं। और जो भी सरकारी विद्यालय है, उनमें से किसी के बपौती नहीं है। निजी विद्यालय किसी एक व्यक्ति का बपौती होता है। तो जहाँ पे निजी विद्यालय के जो प्रबंधक होते हैं, निदेशक होते हैं, प्रधानाचार्य होते हैं, उनकी बातों का पालन करना वहाँ के शिक्षकों और कर्मियों के लिए बाध्यता हो जाती है। नहीं वो करेंगे तो फिर उनको विद्यालय से हटा दिया जाएगा। लेकिन सरकारी विद्यालयों में ऐसा नहीं है। अब भी बिहार के सरकारी विद्यालयों में हजारों की संख्या में ऐसे प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापिका मिल जाएंगे जिनके ऊपर उस विद्यालय में कार्यरत शिक्षक या शिक्षिका किसी न किसी के द्वारा, एक या एक से अधिक के द्वारा उनको त्रस्त किया जाता है, उनको क्रस किया जाता है, उनका शोषण किया जाता है। प्रधानाध्यापकों का, प्रधानाध्यापिकाओं का उस विद्यालय में चलता ही नहीं है। कोई सहयोगी शिक्षक ही पूरे विद्यालय का संचालन करते हैं और वो समझते ही नहीं है प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापक, क्योंकि वहां पे कोई मजबूरी नहीं है। और इसमें कई सारे फैक्टर कार्य करते हैं। कहीं जाति आड़े आ जाता है, कहीं धर्म आड़े आ जाता है, कहीं क्षेत्रीयता आड़े आ जाता है। इसका नाजायज फायदा उठा करके सहयोगी शिक्षक जो है या शिक्षिका जो है वो प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापिका पर चढ़ बैठते हैं और उनका वो शोषण करते हैं। अब भला मध्याह्न भोजन में जब सभी शिक्षकों को इन्वॉल्व कर दिया गया कि जो शिक्षक या शिक्षिका इस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे तो फिर उसे अमान्य कर दिया जाएगा या फिर शिक्षकों को अनुपस्थित करार दिया जाएगा। तो इसमें और शोषण प्रधानाध्यापकों का बढ़ेगा। मान लीजिए एक विद्यालय में 10-12 शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, प्रधानाध्यापक प्रधानाध्यापिका सब मिला करके हैं। हो सकता है एक दो जो शिक्षक शिक्षिकाएं होंगे वो काफी अपने आप को काबिल समझ रहे होंगे। आप प्रधानाध्यापक या अध्यापिका पर दबाव बनाएंगे कि हमें भी उसमें से कुछ हिस्सेदारी दीजिए तभी हम हस्ताक्षर करेंगे, वरना हम हस्ताक्षर नहीं करेंगे। उसका कारण बता देंगे कि प्रधानाध्यापक ने उपस्थिति से अत्यधिक जो है यहाँ दर्ज कर दिया है, उपस्थिति शेड्यूल के हिसाब से नहीं दिया है। हम प्रधानाध्यापक के आज के मध्याह्न भोजन का जो सर्विस है उससे हम संतुष्ट नहीं, इसलिए हमने हस्ताक्षर नहीं किया। तो प्रधानाध्यापकों की मजबूरी बन जाएगी कि चलो भाई कुछ हिस्सेदारी तुम भी ले लो। तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा कि घटेगा? अब एसीएस महोदय को लगता है कि इस प्रकार से करने से यदि भ्रष्टाचार कम होगा, लूटपाट जो है उसमें कमी आएगी या बंद हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मध्याह्न भोजन अपने आप में एक लूट है, क्योंकि उसमें शिक्षा विभाग के द्वारा काफी बड़ा लूप है। क्या है? अब बताओ कि मार्केट में आप अंडा खरीदने जा रहे हो, कितने का अंडा मिलता है? कहीं 7 रुपए, कहीं 8 रुपए का। अब सरकार प्रधानाध्यापक को कितना देता है? 5 रुपया। कहां से अंडा खरीदेगा बेचारा? आप यदि चना खरीदने जाते हो तो आपको मार्केट में क्या रेट मिलता है? उसका रेट सरकार क्या दे रही है? आप सरसों तेल खरीदने जा रहे हो, 160, 65, 170 रुपए लीटर मिल रहा है, यहाँ 140 रुपए दे रहा है। दलिया खरीदने जा रहे हैं, आपको 140 रुपए मिल रहा है, यहाँ 115 रुपया सरकार दे रही है। सब्जियों का रेट मार्केट में क्या है? आलू हो, चाहे गोभी हो, चाहे बैगन हो या अन्य कोई भी सब्जियां हो, उनका मार्केट में रेट क्या है? सरकार क्या दे रही है? जलावन का रेट क्या है? सरकार ईंधन का रेट क्या दे रही है? चाहे वो एलपीजी भराने के लिए रेट दे रहे हो या फिर जहां भी जो लकड़ी वगैरह पर, कोयला वगैरह पर खाना बनता है उसका रेट दे रही हो। जो मसाला इस्तेमाल होता है, जैसे प्याज है, लहसुन है, धनिया है, मिर्च है, हल्दी है, आदि है, अन्य जो भी मसाला इस्तेमाल होते हैं उसका मार्केट में क्या रेट है? सरकार उसका क्या रेट देती है? तो आखिर जब इतना बड़ा अंतर है तो कैसे मेंटेन प्रधानाध्यापक करेंगे? 8 रुपए जो मार्केट में अंडा मिल रहा है, 7 रुपए मिल रहा है, उसको 5 रुपए खरीद कहां से लेंगे? वो 140 रुपए वाला दलिया को 115 रुपए में कैसे खरीद लेंगे? तो 60 रुपए वाला सरसों तेल को 140 रुपए में कैसे वो खरीद लेंगे? 40 रुपए केजी जो सब्जी है उसको 20 रुपए, 15 रुपए में कैसे खरीद लेंगे? वो समझने वाली बात है। 3 रुपए केजी जो है जलावन का रेट दिया जाता है, जबकि 6 रुपए 7 रुपए केजी मार्केट में जलावन का रेट है। कैसे आखिर मेंटेन होगा? केला और सेव देना पड़ता है, कहां से वो मेंटेन होगा? तो बहुत बड़ा लूप है। तो भ्रष्टाचार अपने आप में है, शिक्षा विभाग ने स्वयं जो है लूप होल दे रखा है, तो कैसे वो बंद हो पाएगा? अब देखिए
तीसरा एक उदाहरण बीएसईबी के द्वारा अभी 12वीं का बोर्ड का एग्जाम चल रहा है। उसमें प्रारंभ में जो है चूंकि ठंड अधिक थे तो जूता मोजा पहन करके जाने को अलाउ था। अब आज से जूता मोजा नहीं पहन करके जा सकते हैं छात्र छात्राएं, परीक्षार्थी जो हैं वो परीक्षा देने। जबकि मौसम विभाग ने आज ही बताया है कि आज के दिन से जो है तापमान में 5 डिग्री का कमी देखने को मिलेगा। मतलब साफ है कि ठंड बढ़ेंगे। तो क्यों फिर आप एक तरफ मौसम विभाग कह रहा है कि ठंड बढ़ेंगे, तापमान में 5 डिग्री का कमी महसूस की जाएगी आज से, और आप आज से जो है जूता मोजा पहनने पर रोक लगा दे रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है दोहरी नीतियां शिक्षा जगत से जुड़े हुए, चाहे वह शिक्षा विभाग हो या बीएसईबी हो, सभी पदाधिकारियों को देखने को मिल रहे हैं। तो इन पदाधिकारियों के दोहरे नीतियों के कारण काफी त्रस्त हैं शिक्षक, शिक्षाएं, प्रधानाध्यापक और पूरा शिक्षा जगत। पदाधिकारियों को किसी भी नियति या नियम, दिशा निर्देश को जारी करने से पूर्व उनको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या परिणाम होने वाला है, और उनको जो है दूरदर्शी प्रवृत्ति का सोच रखना चाहिए पदाधिकारियों को। बस एट ए टाइम हमने ये देखा, जैसे एसीएस साहब गए औचक निरीक्षण में, वो देखे और आकर के बना दिया नीति। अब वो जब औचक निरीक्षण में जा रहे थे तो लगा, उन्होंने देखा कि भट्ठा पर कुछ बच्चे जो है वो काम कर रहे हैं, और 10 साल, 12 साल, 14 साल के जो बच्चे हैं वो विद्यालय नहीं जा रहे, या कहीं ढाबे में काम कर रहे पाए जाते हैं, सड़कों पर जो है गैर शिक्षण गतिविधियों में जो है संलिप्त बच्चे नजर आते हैं। तो अब उन पर रोकथाम कैसे लगाया जाए? टोला सेवकों की बहाली की गई, और टोला सेवकों का वेतन जो है वह एकाएक दोगुना कर दिया गया। टोला सेवकों को जो पैसा दी जा रही है सरकार के द्वारा वो व्यर्थ जा रहा है। टोला सेवकों को क्या काम था? जो गैर नामांकित बच्चे हैं उनका विद्यालयों में नामांकन करवाना, जो नामांकित बच्चे यूं ही यत्र तत्र जो है गैर शैक्षणिक गतिविधियों में संलिप्त हैं उनको वहां से छुड़ा करके विद्यालय तक उनको पहुंचाना, विद्यालयों में उपस्थिति को बढ़ाने में जो है टोला सेवकों को सहयोग प्रदान करना था। तो कई तमाम तरह के जो है सरकारी विद्यालयों से जुड़ा हुआ जो है गतिविधियों में संलग्नता टोला सेवकों को की गई शिक्षा विभाग के द्वारा, सरकार के द्वारा। लेकिन टोला सेवक विफल है। टोला सेवकों को जो पैसा दी जा रही है सरकार के द्वारा, वेतन दी जा रही है, वो व्यर्थ जा रहा है। टोला सेवक कहीं कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। यदि टोला सेवक ईमानदारी पूर्वक अपना कार्य करते तो एसीएस साहब को सड़कों पर बच्चे नहीं मिलते, भट्ठों में काम करते हुए बच्चे नहीं मिलते, ढाबे में बच्चे नहीं मिलते। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। अब एक और मजबूरी है कि वो जो बच्चे हैं जो ढाबे में काम कर रहे, भट्ठे पर काम कर रहे हैं, या भिक्षा मांग रहे हैं, या अन्यत्र कहीं आय के स्रोत में जो है वो संलग्न है, उसके पीछे कई सारे मजबूरियां उनका जो है पारिवारिक है। तो उनको विद्यालय जाने के लिए मजबूर करने से पूर्व उनसे जानना पड़ेगा कि आखिर उनके परिवार का क्या मजबूरी है जिसके वजह से जो है वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। उनको माता पिता से बात करना होगा, उन बच्चों के भावनाओं को समझना होगा, तभी जाकर के जो है ये हल निकल पाएगा। सिर्फ देख करके और दिशा निर्देश जारी कर देने मात्र से किसी समस्या का समाधान नहीं है। तो पदाधिकारियों को इस पर जो है दूरदर्शिता अपनाते हुए और इसका एक अस्थायी निवारण निकालने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए।